जो मेरी बड़ी जेठानी है, जो अभी बहादुरगढ़ में रहती हैं, इवन दो उन्होंने भी छेड़खानी के और अश्लील हरकतों के अपराध मेरे ससुर पे लगाए थे। और बहादुरगढ़ में वो एफआईआर रजिस्टर हुई थी या कंप्लेंट जो भी हम कहें वो रजिस्टर हुई थी, और उसके ऊपर भी पंचायत हुई थी और मैं उसका हिस्सा थी। तो उन्होंने वहाँ पे भी क्षमा याचना की थी। और क्या है, ये सभी शातिर लोग हैं और ये सब माइंड गेम खेलते हैं। और आज भी हम पे पॉलिटिकल प्रेशर या फिर सामाजिक प्रेशर जो बनाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि वो हमसे कुछ पैसा रिट्रीव कर लें। उस प्रकार के वो लोग हैं कि वो किसी भी नेता के घर जाकर बैठ ही जाते थे कि ये काम करो, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे, चाहे वो अप्रोच के लिए फ़ोन हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कराना हो। मेरा अपोनेंट मुझ पर एलिगेशन लगाता है कि मैंने 1.5 करोड़ की चोरी गमन कर ली है ऑन रिकॉर्ड, और तकरीबन 10 से 12 करोड़ की जो चोरी है वो मैंने ऑफ रिकॉर्ड उनसे पैसा चुराया है। तो मैं आप सबके माध्यम से कहूँगी, अगर मैंने 1.5 करोड़ रुपए आपसे ऑन रिकॉर्ड भी दिखाया है ना, तो आप उसको प्रेजेंट करें। मैं विद पेनल्टी आपका 1-1 रुपया चुकाने के लिए हाँ भरती हूँ। कि जब भी मैं अपने संदर्भ में कोई बात को पेश करना चाहती थी तो वो ये कह देते हम रिकॉर्डिंग्स को कंसीडर नहीं करेंगे या हम इस डॉक्यूमेंट को नहीं मानेंगे। और रही अबॉर्शन की बात, तो ऐसा नहीं है कि वो खारिज हो गया है या वो पाया नहीं गया, वो पाया गया है, लेकिन बैंक से उसका रिकॉर्ड नहीं मिला है। क्योंकि पुलिस ने मेरा कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं सुना है तो न्यायाधीश इसीलिए ही बनाया गया है, और मैं न्यायालय में जाके अपने लिए ज़रूर न्याय लूँगी। अब जो निचले स्तर पर जो भी कार्रवाई होनी थी वहाँ पर कोई भी मेरे बिहाफ पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने वन साइडेड पॉलिटिकल अप्रोच के तहत उसमें कार्रवाई की है, और मैं अब अपना जो भी सपोर्ट होगा मैं न्यायालय से लूँगी। जो हमारे पानीपत के और जो नॉर्थ के ही नेताओं थे उसी के थ्रू अप्रोच लगकर, चाहे वो क्राइम ब्रांच में फ़ोन गया है या वो जो पंचकुला डिपार्टमेंट है क्राइम ब्रांच में वहाँ गया है, या फिर सेक्टर 29 में किसी के पास फ़ोन आया, बट वो अप्रोच यहीं इन्हीं स्तर पर हरियाणा में ही लगी है। मेरे साथ मारपीट हुई है वो 4 दीवारी के बीच में, और हमारा घर जहाँ बना था उसके आसपास कोई घर नहीं था। तो उस बात का पुख्ता सबूत मैं कैसे दे सकती हूँ कि जिसकी बीवी इतनी क्रिमिनल माइंडेड हो, एज जो उसने मुझे बना दिया है कि मैं इतने पैसों का गमन कर कर भाग गई हूँ। वो मुझे कहता है कि मैंने उसका बच्चा मार दिया, या फिर वो कहता है कि मैं 420 दिमागी हूँ, मैंने बैंक में भी फ्रॉड कर दिया है उसके नाम का। तो मुझे लगता है ऐसी क्रिमिनल लेडी को कोई अपनी वाइफ कैसे रख सकता है। चलिए, नमस्कार। लगभग सप्ताह 10 दिन पहले की बात है जब एक खबर अखबारों की सुर्खियां बनी हुई थी और साथ में सोशल मीडिया टीवी चैनल्स पर वो खबर दिखाई जा रही थी, जहां एक महिला पर 182 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। और वो महिला इस समय हमारे साथ है। ये डीएसपी ने इनके मामले की जांच की, पंचकुला भी ये गई, गृह मंत्रालय ये गई अपनी जांच के लिए, लेकिन इनकी शिकायत पर कार्रवाई ना होते हुए इनके ऊपर 182 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। और अपनी बात अब ये रखना चाहती है, क्योंकि मीडिया ना किसी का पक्ष है ना विपक्ष है, निष्पक्ष है, तो इसलिए इनकी बात भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अब तक इनके विरुद्ध जो बातें थी वो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी। अब जो ये अपनी सफाई में कहना चाहती है वो भी हम आपको सुनाएंगे। हाँ जी। सर, मैं आज आप सबके बीच में इसलिए आई हूँ कि आपने कुछ दिन पहले जो वीडियो देखी थी मैं उसके रिप्लाई में कहती हूँ, जैसे कि मेरा अपोनेंट मुझ पर एलिगेशन लगाता है कि मैंने 1.5 करोड़ की चोरी गमन कर ली है ऑन रिकॉर्ड, और तकरीबन 10 से 12 करोड़ की जो चोरी है वो मैंने ऑफ रिकॉर्ड उनसे पैसा चुराया है। तो मैं आप सबके माध्यम से कहूँगी, अगर मैंने 1.5 करोड़ रुपये आपसे ऑन रिकॉर्ड भी दिखाया है ना, तो आप उसको प्रेजेंट करें। मैं विद पेनल्टी आपका 1-1 रुपया चुकाने के लिए हाँ भरती हूँ। और दूसरी चीज़, अगर किसी भी इंसान के पास इतना धन है तो मुझे लगता है उसको बैंक से पीओ होने की ज़रूरत नहीं थी, उसको भगोड़ा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो इंसान के घर में इतना कैश होगा कि 10 से 12 कोई चोरी कर पाए बिना नोटिस के, कि आदमी को पता भी ना लगे, तो सोच कर देखो उनके घर में कितना धन पड़ा होगा। और जिसके घर में इतना धन होगा वो बैंक से डिफ़ॉल्टर घोषित कभी नहीं हो सकता। मैम, आप सेक्टर 29 थाने गई, डीएसपी ने जांच की मामले की, गृह मंत्रालय आप गई, पंचकुला डीजीपी के पास आप गई, उसके बाद भी आपके ऊपर ये 182 के तहत कार्रवाई। मैं एक ही बात कहूँगी कि जब भी मैं अपने संदर्भ में कोई बात को पेश करना चाहती थी तो वो ये कह देते हम रिकॉर्डिंग्स को कंसीडर नहीं करेंगे या हम इस डॉक्यूमेंट को नहीं मानेंगे। और रही अबॉर्शन की बात, तो ऐसा नहीं है कि वो खारिज हो गया है या वो पाया नहीं गया, वो पाया गया है, लेकिन बैंक से उसका रिकॉर्ड नहीं मिला है। क्योंकि बैंक ने अपने जो रिकॉर्ड थे पिछले 5 साल के ज़्यादा का हॉस्पिटल के जो थे जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स थे वो उन्होंने डिस्कार्ड कर दिए थे न्यूज़पेपर में हेडिंग निकाल के, इसलिए वो एलिगेशन प्रूफ नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि वो घटित नहीं हुआ है, और मुझे यकीन है, कोई बात नहीं, अगर पुलिस ने मेरा कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं सुना है तो न्यायाधीश इसीलिए ही बनाया गया है, और मैं न्यायालय में जाके अपने लिए ज़रूर न्याय लूँगी। अब आखिरी उम्मीद आपको न्यायालय से है? हाँ बिल्कुल, मुझे उसी से ही उम्मीद है, क्योंकि जो निचले स्तर पर जो भी कार्रवाई होनी थी वहाँ पर कोई भी मेरे बिहाफ पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने वन साइडेड पॉलिटिकल अप्रोच के तहत उसमें कार्रवाई की है, और मैं अब अपना जो भी सपोर्ट होगा मैं न्यायालय से लूँगी। पॉलिटिकल अप्रोच कहाँ से?
मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट बहुत सारे स्रोतों से वहाँ पर अप्रोच मैम ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि कार्रवाई आपकी पानीपत में होनी थी। पानीपत पुलिस ने आपके ऊपर जो है अब 182 के तहत मामला दर्ज किया। ये पॉलिटिकल अप्रोच छत्तीसगढ़ में लगी थी, झज्जर में, या फिर पानीपत में? जो हमारे पानीपत के और जो नॉर्थ के ही नेताओं थे उसी के थ्रू अप्रोच लगकर, चाहे वो क्राइम ब्रांच में फ़ोन गया है या वो जो पंचकुला डिपार्टमेंट है क्राइम ब्रांच में वहाँ गया है, या फिर सेक्टर 29 में किसी के पास फ़ोन आया, बट वो अप्रोच यहीं इन्हीं स्तर पर हरियाणा में ही लगी है। इसका कारण कैसे मानते हैं आप? क्या इतने सशक्त लोग हैं, वो इतने शक्तिशाली लोग हैं? हम शक्तिशाली नहीं कह सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपने, मुझे नहीं पता मुझे ये शब्द यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोग, आपने कभी देखा होगा कि एक पेड़ है, अगर उस पेड़ के ऊपर एक बेल चढ़ जाए तो वो उस पेड़ को जकड़ लेती है। तो शायद उस प्रकार के वो लोग हैं कि वो किसी भी नेता के घर जाकर बैठ ही जाते थे कि ये काम करो, अदरवाइज़ हम नहीं जाएंगे, चाहे वो अप्रोच के लिए फ़ोन हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कराना हो। ये जो मामला था जिसमें आपको अपराधी दिखाया गया, उसमें कुछ मुख्य बिंदु थे। इंग्लिश टॉयलेट सीट थी, ससुर के ऊपर आरोप था, दहेज का आरोप था और भाभी के साथ अवैध संबंध थे। इन मुख्य बिंदुओं पर वो मामला था, तो इसके बारे में बताएं। देखो, मैं आप सबके बीच में कहूँगी, जो मेरे साथ मारपीट हुई है वो 4 दीवारी के बीच में, और हमारा घर जहाँ बना था उसके आसपास कोई घर नहीं था, तो उस बात का पुख्ता सबूत मैं कैसे दे सकती हूँ? ये छत्तीसगढ़ की बात होगी। ये छत्तीसगढ़ की बात है। और रही किसी के संबंध के साथ, तो मुझे लगता है ये कंटेक्स्ट अगर हम इन प्राइवेसी करें तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ये बात सामाजिक तौर पे मेरे या किसी भी बच्चे के लिए उछालनी ज़रूरी नहीं है, चाहे वो मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो। मैं उनके अगेंस्ट ये कभी बात नहीं करूँगी कि ये उनका पर्सनल कैरेक्टर है, ये उनकी पर्सनल लाइफ है, वो किसी के साथ भी रिलेशन में है, उसमें मैं बोलने के लायक नहीं हूँ। तो मतलब अभी आप कह रहे हैं कि वो आपके पति नहीं हैं? मैं नहीं मान रही हूँ, क्योंकि मैंने कोर्ट में डिवोर्स अप्लाई कर दिया है और 2-2.5 साल से प्रोसीडिंग चल रही है। होपफुली मैं 1 से 2 साल के अंदर उस चीज़ से बहाल भी हो जाऊँगी। हम सच्चाई नहीं जानते, लेकिन वकील साहब कहते थे कि यदि वो रहना चाहे तो रह सकती हैं। मैं आपके ही माध्यम से पूछ लेती हूँ कि जिसकी बीवी इतनी क्रिमिनल माइंडेड हो, जो उसने मुझे बना दिया है कि मैं इतने पैसों का गमन कर कर भाग गई हूँ, वो मुझे कहता है कि मैंने उसका बच्चा मार दिया, या फिर वो कहता है कि मैं 420 दिमाग की हूँ, मैंने बैंक में भी फ्रॉड कर दिया उसके नाम का। तो मुझे लगता है ऐसी क्रिमिनल लेडी को कोई अपनी वाइफ कैसे रख सकता है? चलिए, कहने का कारण कुछ भी हो सकता है, वो आप बेहतर से जानती हैं। और एक सवाल ये भी था आपसे कि आप कह रहे थे कि कनाडा जा रही हैं। पहले आपने जो अपना पासपोर्ट बनवाया था उसमें पति का नाम था, बाद में पति का नाम नहीं था, उसका क्या कारण है? जब आपके उस समय तक तलाक नहीं हुआ था तो फिर पति का नाम आपने क्यों हटवाया? जब मैं उसका रीज़न दूंगी। कुछ तो हमारा अपना पर्सनल डिस्प्यूट था जिसके कारण मैंने सेपरेशन का पासपोर्ट लिया। दूसरी चीज़, मैं अपने माता पिता के घर रह रही थी और मेरा परमानेंट एड्रेस वही है और वहीं से पुलिस इंक्वायरी भी हुई थी। दूसरी चीज़ ये होगी कि जब मैं अब्रॉड जाने के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की बाहर जाने के लिए, जो कि एक पारिवारिक आपसी समझ के तहत ही था। आज वो उस चीज़ को नकार सकते हैं, उनके पास इस चीज़ का अधिकार है, लेकिन एक समय हम दोनों की मर्ज़ी से ही ऐसा हो रहा था। और जब कागज़ मांगे गए तो मुझे मेरे विवाह के समय बताया गया था कि वो ग्रेजुएट है, और जब वो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए कि मैं अपनी मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकती हूँ किसी यूनिवर्सिटी में, तो मेरे स्पाउस के ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए और उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल मांगी गई, जो कि सोमवीर ने पिछले कुछ सालों में पहले कभी सरकार का कोई टैक्स नहीं भरा था, और उस पर कोई केस है। उस चीज़ को लेकर केस नहीं कह सकती हूँ, बट या वो उसमें डिफ़ॉल्टर है, उसके कोई नोटिस थे जिसके कारण ना तो वो अपने ITR प्रोवाइड कर पा रहा था और ना वो अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्रोवाइड। ये सवाल इसलिए बनता था क्योंकि आपको पुलिस ने रोका था कनाडा जाने के लिए, लुकआउट नोटिस शायद जारी हुआ था आपके खिलाफ, जो उनके अनुसार। वो लुकआउट नोटिस यहाँ की किसी भी FIR के रिगार्डिंग नहीं था। वो छत्तीसगढ़ की एक FIR थी जिसमें कॉर्पोरेट की हम दोनों की जो पार्टनरशिप थी, एक फर्म थी, उसमें से विड्रॉ किया गया था चेक के थ्रू, और मैं उसके डॉक्यूमेंट्स आप सबको दूंगी। ऑल्दो मैं उसमें 50% की पार्टनर हूँ और मेरे पास लीगल परमिशन है उस फर्म को इंडिविजुअली या जॉइंटली ऑपरेट करने की। मैं उसमें से विड्रॉ भी कर सकती हूँ और उसमें सबमिट भी कर सकती हूँ। और वो बात अगर मैं आपके माध्यम से कहूँगी, देखो आप सभी के पास, आप अपने बैंक ऑपरेट करते हैं तो उसमें शायद एक मोबाइल नंबर देते हो जिसमें अगर पैसा 1 रुपया भी विड्रॉ होता है तो आप सबके पास OTP मैसेज आ जाता है, मेल आ जाती है आप सभी के पास। 2018 में पैसा निकाला गया, OTP का नंबर सोमवीर का है। मैं आपको लीगल डीड और बैंक के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगी जो इवन पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी हैं। तो क्या उसको 2020 में ये बात याद आई मेरा डिवोर्स डालने के बाद, या जब मैंने डिवोर्स की डिमांड की उस ड्यूरेशन में उसको ये बात याद आई कि मैंने 10 लाख रुपए निकाल कर भाग गई हूँ? एक आखिरी सवाल है आपसे, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कुछ आप बोल चुकी हैं, परेशान भी हैं। आप DGP के पास चली गई, उससे पहले DSP के पास गई थी, गृह मंत्रालय गई। जब वहाँ पर आपको मतलब आपके खिलाफ जो है बात आई सामने कि आप उसमें अपराधी हैं, आप अपराधी साबित हुई, तो अब कोर्ट से आप उम्मीद करते हैं? फिर आप कह रही है कि उनकी काफ़ी अच्छी अप्रोच भी है। मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट किसी की अप्रोच की प्रोसीडिंग्स पे नहीं है, और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा आज तक कोर्ट जाने में, तो
ऑल्टरनेटिवली उसमें फेरबदल होता रहता है, तो किस किस को अप्रोच करेंगे। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोर्ट अप्रोच से वर्क करती है। कोर्ट अपनी लीगल डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीडिंग्स पे वर्क करती है। मैं अपने सारे दस्तावेज कोर्ट में प्रेजेंट करूँगी और इसको विन करूँगी। ये आपके पिता हैं? हाँ, ये मेरे पिता। चलिए थोड़ा इनसे भी पूछते हैं, क्योंकि बड़े हैं तो इन्होंने मामले में जो है इनके सामने भी आया होगा मामला और इनकी आपस में बातचीत भी होगी। जो ये पूरा मामला है, इस बीच में आपकी क्या कुछ बातें हुई, और हो सकता है अब तलाक की बातें चल रही है तो बीच में पंचायतें भी हुई आपसदारी में, तो उसके बारे में? ऐसा है जी, सबसे बड़ी बात तो है हमारे से जो ना जालसाजी के तहत जो ना मेरी बेटी को फंसाया गया। और जैसे हमारे से नगद पैसे गए हुए थे यहाँ से, मैंने यहाँ से ब्याज पे दिलवाए थे पैसे दामाद को अपने को। जब उसकी फर्म में घाटा हो गया तो उन्होंने पैसे की मांग करी, तो मैंने जो ना 30 लाख रुपए एक महेंद्र सिंह से दिलवाए और 40 लाख रुपए एक जो ना विकास लड़का है मेरे गांव का, उससे मैंने दिलवाए। तो वो पैसे जब लेन देन हो गया तो बीच में डिस्प्यूट बढ़ता चला गया। उसने 6 महीने के लिए पैसे लिए थे मेरे दामाद ने, वो पैसे जो ना 1.5 साल तक नहीं दे पाया। उधर से मेरे पास जो ना पैसे जिससे मैंने उठवा रखे थे, उन्होंने मेरे को प्रेशर बनाना शुरू कर दिया पैसे के लिए। तो पैसे देने की उसमें मतलब हमारी तू मैं थोड़ी बढ़ती चली गई। उस बीच में मेरी बेटी को भी नहीं ले गया वो। मेरी बेटी अपने भाई के पास जो ना कनाडा चली गई। इसका मेंटली थोड़ा वो हो गई थी। अभी मैंने कहा बेटे तू अपने भाई के पास घूमे आया ना जब तक जो ना। तो फिर इन्होंने क्या किया, अगर भाई साजिश में फंसाने के लिए हमारे को, जो मेरी बेटी का और उस दामाद का ज्वाइंट फर्म थी, जो उसमें 50% के दोनों हिस्सेदार थे और ये दोनों पैसा निकाल भी सकते थे, उसमें डाल भी सकते थे। तो सोमवीर ने कहा कि 3 करोड़ साले ने लिए हैं, ससुर ने लिए हैं, फिर मैंने सेटल करवाया। इन पर आपका क्या कहना है? बात हमने केवल वो बात कही कि सोमवीर का कहना है, आरोप नहीं लगा रहे हैं हम। 3 करोड़ रुपए की बात करता है। मैंने अपने बेटे को अपने बिल्डिंग के अगेंस्ट लोन लेकर और मैंने जो ना बैंक से लोन लिया। आज भी मेरी रिकॉर्ड है मेरे पास, इसका SDB बैंक से लोन लिया मैंने 34 लाख रुपए का। और मैंने अपने बेटे को जो है ना विदेश भेजा। आज भी मैं ये अपना 2023 की फरवरी तक लास्ट किस्त मैंने भरी है। 50,115 रुपये की किस्त होती थी हर महीने की, और वो मेरा बेटा मेरे पास भेजता था। चलिए आपकी बेटी भी कुछ कहना चाहती हैं। हाँ जी सर, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूंगी। जो मेरी बड़ी जेठानी है, जो अभी बहादुरगढ़ में रहती हैं, इवन दो उन्होंने भी छेड़खानी के और अश्लील हरकतों के अपराध मेरे ससुर पे लगाए थे। और बहादुरगढ़ में वो FIR रजिस्टर हुई थी, या कंप्लेंट जो भी हम कहें, वो रजिस्टर हुई थी और उसके ऊपर भी पंचायत हुई थी और मैं उसका हिस्सा थी। तो उन्होंने वहाँ पे भी क्षमा याचना की थी। और जो रही पैसे निकालने की बात है, मैं आपके बीच में कह रही हूँ, जो वो कहता है कि 10 लाख रुपए मैंने अकाउंट से निकाले, और मैं आपको बता भी रही हूँ कि OTP उसी के पास आता था। आप लोग भी अगर जॉइंट फर्म में कोई भी काम कर रहा है, हम दोनों ही ऑपरेटर थे, अगर मैंने फर्म में से पैसा निकाल भी लिया, अगर कारोबार में ही कहीं पैसा देने के लिए पैसा निकाला गया, तो वो 420 कैसे होती है? आप खुद बताइए। इस मामले में आपके पति के साथ आपकी अनबन थी, मतलब वो गलत है, आपके ससुरालिए गलत है, सारे कौन एक्चुअली है? क्या है, ये सब ही शातिर लोग हैं और ये सब माइंड गेम खेलते हैं। और आज भी हम पे पॉलिटिकल प्रेशर या फिर सामाजिक प्रेशर जो बनाया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि वो हमसे कुछ पैसा रिट्रीव कर लें। सामाजिक प्रेशर की एक सवाल अब बात करूं, आप दोनों से एक सवाल है। अब पानीपत में खबरें चल चुकी है, आप झज्जर में ब्याही गई थी, छत्तीसगढ़ में रहती थी, पानीपत में खबरें चल चुकी है, तो आपको काफ़ी कुछ सामाजिक जो सम्मान है आपका, उसमें काफ़ी कुछ नुकसान हुआ होगा। आप सब गृहस्थी से जूझ हैं, आप सब समाज के बीच में रहते हैं, आप सबको पता है अगर किसी के साथ कोई बात खबर आती है तो एक बार के लिए सबको असर लगता है, लेकिन अगले ही पल मुझे ये पता है कि मुझे जब न्याय मिलेगा मैं फिर आप लोगों के बीच में आऊँगी अपनी विजय को लेकर। और रही उनके नगर की बात जहाँ पर मेरी शादी हुई है, हम बहुत जल्दी उधर भी पहुँचेंगे और वहाँ के लोगों से भी मिलकर अपनी बात रखेंगे। चलिए, एक बात हमने कही थी कि निष्पक्षता से बात होनी चाहिए और निष्पक्षता से जांच भी होनी चाहिए। यदि ये जो जांच चाहती है वो हुई, उसके बाद ये सामने आती है तो वो भी चीज़ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बात ये है कि जी आप ये बताइए, मैं जो मेन मुख्य जो बात है मैं कहना चाहता हूँ, आप अब इसको पूरा ध्यान से सुनिए। जी जब मेरी बेटी ने 2018 में उन्होंने एलिगेशन लगा अभी 10,20,000 रुपये अकाउंट से निकाल लिए, चोरी कर लिए अकाउंट से, जबकि वो मेरे दामाद के पास जो ना वो उसका OTP जाता था। भाई आपके बैंक से कोई 10-20 रुपये की तो रकम नहीं थी, 1,000-2,000 की रकम नहीं थी, 10 लाख रुपए की रकम थी वह। और उसके बाद मेरा सिम दी मुझे, मेरे ऊपर केस डालता है, मतलब मेरे को पैसे देने का। मैंने अपने सिम दी से 2020 में मार्च में 12,75,000 रुपये ब्याज पर देता हूँ मेरे सिमती को मैं। तो ये बताइए, जब मेरी बेटी ने चोरी उसी घर में कर ली, मेरा सिमती मुझे 2 साल के बाद फिर पैसे देता है। आप यहीं पर समझो सारी कहानी को। असली कहानी ये है कि हमारे को जो है झूठा फंसाया गया मेरी बेटी को और मेरे को।
मेरे रिश्तेदार के खाते में मैंने 10 लाख रुपए मंगाए थे, वो भी उन्होंने उसके ऊपर भी केस डाल दिया। ये सब जो ना झूठे केस बना के हमारे ऊपर जो ना हमारे को गांव ये समाज में हमारे को बदनाम करके और हमारे से पैसा ऐंठना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा सुखबीर सिंह है जी। चलिए, हम भी यही चाहते हैं कि मामले की जितनी भी जांच हो न्यायपूर्ण तरीके से हो और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाता है उसे ही सजा हो और जो पीड़ित है उसे न्याय मिले। हम किसी को ये साबित नहीं कर सकते कि कौन इस मामले में पीड़ित है और कौन दोषी है, और ना हम अब कहेंगे। पहले जिस पक्ष ने बात रखी थी वो हमने आपको सुनाई और अब जो दूसरा पक्ष आया है उसकी बात हमने आप लोगों को सुनाई। लेकिन आप ज़रूर इसमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि मामला क्या है, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पहले जिन लोगों के पास वो वीडियो गई थी वो दूसरे पक्ष को भी देखें और उसके आधार पर निर्णय कर सके कि कौन ठीक है और कौन गलत है। तो कर दीजिए वीडियो को शेयर। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।